हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन सेंटर पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ m। आपसे m की वैल्यू पूछा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है क्वेश्चंस का, ये अगर इस दो नंबर का 65 एंड 117 का एचसीएफ को इसके फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो m की क्या वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी कैन राइट दैट 65m माइनस 117 इक्वल्स टू एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको 65 एंड 117 का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 65 को अगर ब्रेक करते हैं 5 इंटू 13 यानी 13 5 या 65। अगेन 117 13 के टेबल में आता है, इसीलिए कहा जाता है कि टेबल इम्पोर्टेंट होता है। 13 इंटू 9, हमें फोकस केवल करना है कॉमन नंबर पे। कॉमन नंबर यानी यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ इक्वल्स टू 13। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो आपका एचसीएफ हो गया 13। अब आप लिख सकते हो इसको 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन टाइप ये क्वेश्चन आ गया। m की वैल्यू निकालने के लिए आपको 117 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस इधर, यानी राइट हैंड साइड। 13 प्लस 117 और इधर हो गया 65m। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आप लोग देख पा रहे हो कि 130 आपका आया, यानी 65m इक्वल्स टू 130। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू सिंपली आप देख सकते हैं, m इक्वल्स टू 130 अपॉन 65। मतलब ओवरऑल 2 टाइम्स में ये कट करेगा, यानी m इक्वल्स टू 2 यहाँ होने वाला है, यानी m इक्वल्स टू 2 आंसर आपका। सो राइट आंसर भी बी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब ऐसा लिस्ट नंबर आपको बताना है जो 1 2 3 10 तक आपका नंबर लेना है, 1 से 10 तक। वैसा नंबर आपका यहाँ होगा जो जिस नंबर को ये भी डिवाइड कर सके 1 2 3, दैट मीन्स 10 तक नंबर ये डिवाइड कर। सिंपली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, आपको इस टोटल नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना। एलसीएम ऑफ दिस होल द नंबर्स 1 to 10। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं बहुत इंक्लूडेड, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड किया गया है। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है दोनों इंक्लूड नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान से 2 से लेकर के 9 तक का ही एलसीएम निकालना होगा। बट इस क्वेश्चंस में आपको एलसीएम 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम जब आप लोग निकालिएगा, आप लोग को अच्छे से पता है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2520 आंसर होने वाला है, यानी एलसीएम आपका यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ए एंड बी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक इक्वेशन याद होगा, क्वेड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वेड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज होते हैं। दैट मीन्स जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वैसी वैल्यू इसमें पुट करने पे उसकी 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरोज होने वाले हैं। सपोज करिए कि एक्स इक्वल्स टू एक ए है और एक्स इक्वल्स टू एक बी है, ये दोनों जीरोज हैं। हिंदी में शून्यक बोलते हैं इसको। दोनों क्या है, जीरोज हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th स्टार्टिंग में ही सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला होता था, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट।
यानी b अपॉन a, और a होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b अपॉन a, यानी सम ऑफ जीरोज का ये हो गया। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करने पे कुछ फॉर्मेट इस प्रकार आता था, यानी आपका c यानी कांस्टेंट टर्म होता था और अपॉन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होता था c अपॉन a। ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर का पूछ रहा है। इसका मतलब कि हमें ए प्लस बी का भी वैल्यू निकालना होगा और ए इंटू बी का भी, क्योंकि यहाँ दोनों में ए बी कॉमन है। थोड़ी सी यहाँ रुक के आपको देखना होगा, इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ ए हो गया प्लस यहाँ बी हो गया। इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। मतलब ए प्लस बी की भी वैल्यू हमें चाहिए, तो ए प्लस बी यानी सम ऑफ द जीरोज कैसे निकालेंगे। अभी आपने देखा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी बोले तो आपका कोफिशिएंट होगा एक्स का, तो यहाँ तो टी के फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये -4 आपका होगा यहाँ पे, -4, क्योंकि यहाँ माइनस है, ध्यान से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे -4 है। अपॉन क्या होता है ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ टी स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 4/2 इक्वल्स टू 2। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें ए इंटू बी की तरफ मूव करना चाहिए। ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी सी अपॉन ए। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, अपॉन में ए क्या है यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। दैट मीन्स ए इंटू बी की वैल्यू जो आई 3/2i और ए प्लस बी की वैल्यू जो आई आपकी 2i। ठीक, अब यहाँ रख दीजिए, ए इंटू बी की वैल्यू हो गई 3/2 इंटू और ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स फाइनल आंसर आपका 3 आया, फाइनल आंसर आपका 3 आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट जीरोज। एक कॉन्सेप्ट ये होता है, कोई भी पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही उसके जीरोज होते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशंस, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, इसका मतलब एक्स की 1 वैल्यू निकल के आने वाली है। देख भी सकते हो आप लोग, ax इक्वल्स टू माइनस बी, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी x की एक वैल्यू आ रही है। मतलब कि अगर पावर 1 तो 1 जीरोज 1 0। अगर वही क्वाड्रेटिक की बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c अगर रहता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप फैक्टराइज करते हो तो x की 2 वैल्यू आती है। इसका मतलब कि अगर पावर 2 है यानी पावर मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोला था, अगर डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होंगे। उसी तरीके से अगर डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 होंगे। क्यूबिक में 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं, ऐसे करके फर्दर चलता है। बट यहाँ पे आप लोगों ने देखा n डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल मोस्ट जीरोज क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था, होप आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ग्राफिकल अप्रोच है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यहाँ बोला है हाउ मेनी जीरोज, ग्राफ एक गिवन है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाई एक्सिस होता है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। और ये ग्राफ जो है इस प्रकार है, तो कभी भी जब भी ग्राफ दिया हो किसी भी पॉलिनोमियल्स का, वो चाहे लीनियर हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है, जीरोज एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करे, ये ग्राफ ओनली फोकस करना है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। आपने यहाँ नोटिस किया, जैसे एक यहाँ कट किया,
एक यहाँ किया कट, तो यहाँ भी किया, बट ये वाई एक्सिस है, हमें वाई एक्सिस को नहीं लेना है, केवल एक्स एक्सिस पे फोकस करना है। और एक्स एक्सिस पे एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बार कट किया। इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे 2 जीरोज आएंगे निकल के, यानी ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ गिवन है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। चलिए इसको भी डील करते हैं। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, ये गिवन है। पूछा है डिग्री क्या होगी, मतलब मैक्सिमम पावर होगी तो डिग्री होगी। पहले इसको आप लोगों को ओपन करना होगा, जल्दीबाजी यहाँ नहीं करनी है, पूरी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम डिग्री ट्रिक आप देख सकते हैं, इसकी पावर 1 है। अगर ये मल्टीप्लाई इसमें होता है, अगेन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो मैक्सिमम पावर जो निकल के आने वाला है, अगर इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं इसमें, तो एक्स रेज टू पावर 5, मतलब ये डिग्री इसकी 5 होने वाली है। पूरा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज है, शॉर्टकट में शॉर्ट समय में होना चाहिए। तो आंसर आपका 5 निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा द पेयर ऑफ इक्वेशंस समथिंग। इससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा आप लोगों ने। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस है। जैसे 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, यानी ध्यान से आप यहाँ देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू अगर 0 है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 कांस्टेंट होता है, c1 c2। यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है। चेक करने के तरीके क्या हो सकते हैं हमारे पास, 3 कंडीशंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, और किस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डील करते हैं। अगर आपको पहले चेक करना होगा a1/a2 का रेशियो लेते हैं, फिर अगेन b1/b2 का रेशियो लेते हैं, इसको इक्वेट कर दें। अगर इक्वेट हो गया, अगर ये नॉट इक्वल आया, अगर नॉट इक्वल आया, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर फर्स्ट में ही नॉट इक्वल आ गया, तो आपका यहाँ 1 सॉल्यूशन होने वाला है। इसका क्या मतलब है, यानी एक सॉल्यूशंस निकल के आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी, 1 सॉल्यूशंस निकल के आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशंस को बोलेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कंसिस्टेंट है ये। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस केस में एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, तो इसके लिए भी एक लाइन होगा, सपोज L1 बोलते हैं, और एक इसके लिए भी लाइन होगा, सपोज L2 बोलते हैं। L1 एंड L2 का क्या कंडीशन होने वाला है, एक लाइन अगर L1 है ये, अगर एक लाइन L2 है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी क्रॉस कर रहा है। तो एक पॉइंट पे फोकस यहाँ करना है हमें। यहाँ पे आप लोगों ने देखा इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आने वाली है, यानी यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे कट किया तो 1 सॉल्यूशंस, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो 1 सॉल्यूशंस होने वाला है। अगेन सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर सपोज करिए, इसको हम इरेज करते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया तो यूनिक, अगर नहीं आया इक्वल टू, अगर इक्वल आ गया तो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर दोनों इक्वल आ गया, तो अब हम थर्ड के लिए मूव करेंगे। अब c1/c2 भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि थर्ड वाला ही डिसाइड कर पाएगा कि क्या कंडीशन होने वाला है। अगर c1/c2 करते हैं, सपोज करिए कि थर्ड वाला नॉट इक्वल आया, तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है। अब ये नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल के आने वाली है। ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये लाइन पैरेलल होने वाला है। अगर एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, दूसरा लाइन L2 है,
ये पैरेलल होने वाला लाइन, ये पैरेलल है, कहीं टच किया एक दूसरे को, नहीं किया, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है जब एक दूसरे को टच करेगा तभी सॉल्यूशंस होगा, अदरवाइज टच नहीं किया तो नो सॉल्यूशंस, क्योंकि पैरेलल है, दोनों का मिलाप हो ही नहीं रहा है, कोइंसिडेंट हो ही नहीं रहा है, तो ये नो सॉल्यूशंस में होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू निकल के नहीं आने वाला है। थर्ड कंडीशन में अगर यही देख लेते हैं, अगर तीसरा वाला भी इक्वल आ गया, यानी थर्ड वाले अगर इक्वल आ गए कंडीशंस, अगर ये इक्वल हो गया तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारे सॉल्यूशंस वैल्यू आने वाले हैं, इनफाइनाइट निकालते जाइए, नो एंडिंग होने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक के ऊपर एक लाइन टच करते हुए जाएगा, जैसे एक लाइन आपका L1 हो गया, अगेन दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर L2 भी हो गया, हर एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी टच किया, यहाँ भी, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है दूसरे को, हर पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब हर जगह एक्स वाई की वैल्यू आने वाली है, बहुत सारे वैल्यू आने वाली है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। 3 कंडीशंस हैं, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डील करेंगे। थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहाँ है, होप करते हैं कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक प्रैक्टिस सेशन है ये, ना कि आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस, ये प्रैक्टिस सेशन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0, यानी एक इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू 0 और एक दिया है y इक्वल्स टू -7। कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता होगी आपको, 2 इक्वेशंस ये गिवन है, बहुत छोटे से इक्वेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी है। अगर हम लोग जब भी प्लॉट करते हैं ग्राफ, एक्स एंड वाई एक्सिस लेते हैं, दैट मीन्स ऐसे आप लोगों ने लिया होगा प्रैक्टिस के दौरान, तो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू होते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब y इक्वल टू 0 का अगर प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो यानी y 0 कब होता है, पूरे एक्स एक्सिस पे, पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि x खुद का मालिक है, x पे x की वैल्यू रहेगी ना कि y की। इसका मतलब कि जो x एक्सिस लाइन होता है ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, तो y इक्वल्स टू 0 का, ये तो एक इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू -7 कैसे प्लॉट करेंगे, तो y की वैल्यू -7, यानी नेगेटिव वैल्यू y की कहाँ मिलेगी, लोअर साइड। सपोज करते हैं, एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि इधर कहीं होगा माइनस, अज्यूम कर लेते हैं कि -7 ये, तो ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू -7। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा y इक्वल टू -7, जब कभी भी y इक्वल्स टू समथिंग कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो x के पैरेलल होगा, और जब x की वैल्यू दिया रहेगा तो y के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब इसकी ग्राफ कुछ ऐसे होने वाली है, ये ग्राफ कुछ ऐसे होने वाली है। ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू -7 कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -7, दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और पैरेलल कंडीशन में अभी हम लोगों ने देखा कि नो सॉल्यूशंस होता है, मतलब कोई सॉल्यूशंस ही नहीं, कोई मिलाप ही नहीं है, कहीं टच ही नहीं करेगा दूसरे को, तो नो सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप दोबारा देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, तब तक इसको इरेज करते हैं, वीडियो को हम पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन। ये लाइन के कॉन्सेप्ट्स आ गए, मतलब आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा यहाँ हिंट हम दे देंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, यानी ये बेसिकली और कुछ नहीं है, y इक्वल्स टू 1 से ही बोल रहा है, ये y इक्वल्स टू x लाइन के बारे में चर्चा कर रहा है कि ये लाइन का ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होने वाला है, कैसा बिहेवियर होगा इसका। तो y इक्वल्स टू x का मतलब क्या, कभी भी जब आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया होगा तो y इक्वल्स टू x का मतलब क्या, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, अगर x 2 लेते हो y की वैल्यू 2 आएगी। तो जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1, 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके ये लाइन जाएगा। और ग्राफ में हम लोग करते क्या हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो जब भी आप लोग मिलाओगे तो आप लोगों ने देखा कि ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास किया, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,
0। तो ये y इक्वल्स टू एक्स कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, पैरेलल टू y एक्सिस नो, कोई इसका आंसर नहीं, एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। छोटी क्वेश्चन, छोटी कॉन्सेप्ट थी बट बेहतर क्वेश्चंस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दे। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स सब लेते हैं, अगर कोई एक्स एंगल्स है कोई वाई एंगल्स, जब दोनों को ऐड करने पर अगर इसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 आता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ये क्लास 6 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। अब पूछा है फाइंड देम, मतलब x और y की वैल्यू, तो कैसे अप्रोच करेंगे? चलिए इसको ट्राई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब अगर एक x है एक y है, यहाँ सपोज लेट अज्यूम करते हैं कि दो एंगल्स है एक्स एंड वाई, और मान लेते हैं कि एक्स ग्रेटर देन है वाई, आप वाई को भी मान सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, जब भी सप्लीमेंट्री दिया है तो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। पहला इक्वेशन हमारा बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या है, दोनों के बीच, यानी बोला है जो बड़े से छोटा है 18 डिग्री, यानी दोनों के बीच क्या है, कितने का डिफरेंस है, 18 डिग्री का डिफरेंस है। यानी एक्सिस का मतलब क्या है, बड़ा वाला 18 डिग्री बड़ा है छोटे से, तो दैट मीन्स बड़े वाले में से छोटे वाले जब माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आपका निकल के आने वाला। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इक्वेशन को कैसे डील करते हैं। सिंपली प्लस का वाई माइनस का वाई दोनों को ऐड करिएगा आप लोग, वाई वाई कटेगा, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू ये आपका 198 होगा। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 9, मतलब बड़ा वाला जो एंगल निकल के आया 99 डिग्री, तो छोटा वाला कितना आएगा 81 आना चाहिए। 99 बड़े वाले का, y का 81 डिग्री। दोनों को आप चेक कर सकते हैं, जो दोनों को आप सम करिएगा तो 180 आपका आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 99, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन था, एंड y इक्वल्स टू 81 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्लास क्वेश्चन 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस से वैल्यू आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अभी हमने चर्चा किया था दो इक्वेशंस अगर गिवन होंगे तो क्या 3 कंडीशंस था। यहाँ आप लोगों ने नोटिस किया होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का कंडीशन दिया है। जैसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का कंडीशन आएगा, इसका मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 को सेटिस्फाइड करेगा। ये इक्वेशन इस तरीके से कुछ होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, बीटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। हमारा काम इससे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 a2 फाइंड आउट करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब a1 की वैल्यू बीटा है अपॉन a2 बोले तो 6 इक्वल्स टू b1 क्या है, तो y के साथ -1 नंबर है तो -1, अगर y के साथ कुछ भी ना हो तो 1 कोफिशिएंट हम कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव साइन यहाँ है तो -1, और v2 की वैल्यू 2। अगेन बीटा इक्वल्स टू -6/2, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो -6/2, बीटा इक्वल्स टू -3 आया, यानी कि हमारा आंसर -3 यानी ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अभी हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कुछ थ्योरी पोर्शंस, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आएंगे। तो अभी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। क्वाड्रेटिक, ये बस शॉर्ट रिवीजन है आप लोगों के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलेंगे, ax² मेन फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने भली बातें पढ़ा होगा।
एक्स की वैल्यू यानी यहाँ पे दो दो जीरो जाएंगे। सपोज एक्स इक्वस टू अगर अल्फ़ा बोलते हैं, अगेन एक्स इक्वस टू बीटा बोलते हैं, क्योंकि दो जीरोज निकल के आने वाला अल्फ़ा इंटू बीटा। और एक्स इक्वस टू एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स फाइंड आउट करने के लिए। पहला मेथड तो ये होता है कि इस इक्वेशंस को फैक्टराइज करके भी, जो कि क्लास 7 और 8 में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फैक्टराइज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके आप लोगों ने फैक्टराइजेशंस पढ़ा होगा। हम यहाँ आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं क्वेड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। यानी क्वेड्रेटिक फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशंस, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो रूट के अंदर का मटेरियल है, मसाला है, जो भी बोलो आप, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट, मतलब डी। तो डी शॉर्ट में हम लोग लिखा डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होगी, यानी इक्वेशंस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक फॉर्मूला आ गया छोटा सा डिस्क्रिमिनांट के लिए, बहुत ही हेल्प होने वाला है आपका, ये डिस्क्रिमिनांट हेल्प करेगा आगे। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या तय करता है, क्या डिसाइड करता है? नेचर ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स नेचर ऑफ द जीरोज, कि कैसा नेचर है, रियल होगा, इमेजनरी होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा। कभी कभी क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 2,2 आया, तो हमने क्या देखा यहाँ, अल्फ़ा भी 2 है, बीटा भी 2 है, मतलब ये इक्वल नेचर के हैं। तो ये डिसाइड करता है डी। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस होगा तो डी को आप देख करके डिसाइड कर पाओगे। जैसे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर गिवन होगा तो पहले हम डी निकालते हैं नेचर फाइंड आउट करने के लिए। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोगों ने निकाला भी होगा प्रैक्टिस के दौरान, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो से बड़ा, दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव आता, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसके रियल रूट्स होंगे। पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अल्फ़ा अलग होगा, बीटा अलग होगा। अल्फ़ा और बीटा जीरोज को बस डिनोट करने का एक तरीका, एक वे होता है। अल्फ़ा अलग होगा, बीटा अलग होगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट में डी। ये वही फॉर्मूला है, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट 2a। और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी। ये कहाँ से आया, 2a। जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो ये फॉर्मूला था, इसी को तो हम लोगों ने डी बोला, डिस्क्रिमिनांट बोला, तो यही डी है। यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस मतलब अल्फ़ा ले लिया हमने, बीटा मतलब माइनस के साथ ले लिया। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे डिसाइड हुआ, पहले डिस्क्रिमिनांट कैलकुलेट करना है। अगर पॉजिटिव नंबर आया मतलब अल्फ़ा बीटा एग्जिस्ट करेगा रियल, और अलग अलग करेगा। अगर डिस्क्रिमिनांट जीरो आता है, सपोज इसकी वैल्यू जीरो हो गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू, अगर डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। जब डी की वैल्यू जीरो आ गई, डी अगर आपका जीरो आता है, डी इक्वल्स टू जीरो होता है, इसका मतलब रियल रूट्स तो होंगे, क्योंकि जीरो नेगेटिव तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, बट इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स का मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम आएंगे, इक्वल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होता है, दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो होता है, तो आपकी अल्फ़ा और बीटा निकल के आपका आने वाला है क्या, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a आप डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। ये कैसे आया, जैसे आपने फॉर्मूला अभी देखा था, आप लोगों ने फॉर्मूला अभी देखा था, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जब ये जीरो हो गया तो बचा क्या, रिमेनिंग तो माइनस बी अपॉन 2a ही रिमेनिंग हुआ। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा दोनों आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है,
थर्ड कंडीशन अगर देखा जाए तो थर्ड कंडीशन आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने वाला है, दैट मीन्स लेस देन जीरो आ गया, अगर निगेटिव आता है तो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब रियल रूट्स नहीं तो क्या कोई ऐसा भी रूट्स होता होगा क्या? हाँ जी हाँ होता है, इमेजनरी रूट्स। मतलब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा क्लास 10 तक, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आपने नहीं देखा होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोगों ने ऐसा 10th तक माना, एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये नॉट रियल। तो नॉट रियल का मतलब क्या है? जब रियल कोई चीज़ नहीं है तो क्या होगी, दूसरी नाम होना चाहिए, तो इमेजनरी। इमेजनरी को आप लोग ज़्यादा डील क्लास 11th में करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लोग पढ़ेगो तो इमेजनरी वहाँ पढ़ा जाता है, रूट के अंदर भी निगेटिव वहाँ लिया जाता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रूट के अंदर निगेटिव हम लोग डील नहीं करते हैं क्लास 10 तक। तो नो रियल रूट्स, ऐसा नहीं कि नो रूट्स बोलना गलत होगा, बहुत लोग बच्चे करते हैं कि नो रूट्स बोलते हैं, बोलते हैं नो रूट्स, ना ना ऐसा गलत है। नो रूट्स नहीं बोलना, नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स तो होंगे बट इमेजनरी होंगे, तो नो रियल रूट्स, नो रूट्स लिखना गलत है, नो रियल रूट्स ये बोलना, क्योंकि रूट्स तो हैं बट इमेजनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।